हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट हम लोग क्लास में हम लोग ने पढ़ा था सैलरी को लेकर के। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, जनरल एडवांस जनरल एंट्री। और एडवांस जनरल एंट्री में हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा था सैलरी के बारे में कि सैलरी ड्यू की एंट्री में क्या क्या चीजें हमें शामिल करनी होंगी। सबसे पहले तो पीएफ प्रोविडेंट फंड है ना। फिर हमने प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन समझ लिया था। 12% एम्प्लॉय देता है, एम्प्लॉयर देता है 13%। सही है। एम्प्लॉय जो पीएफ कंट्रीब्यूट करता है वो आपको पता होना चाहिए, पूरा का पूरा 12% ईपीएफ में जाता है। जबकि एम्प्लॉयर जो देता है 13%, इसमें 8.33% आपके एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चली जाती है और पीएफ फंड में चला जाता है आपका कितना, माइनस कर लीजिए। एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर लेंगे हम लोग ईपीएस का पैसा। ना एम्प्लॉयर जो देता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, 0.5% किस में जाता है, ईडीएलआई में। और 0.5% चला जाता है ईडीएलआई के एडमिन चार्ज में। तो ये हमको पता होना चाहिए। पहले तो ईडीएलआई ईपीएफ का पैसा पहले है। ईपीएफ में हम लोग ने ये पूरे पॉइंट समझ लिए थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से समरी एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। 1250 रुपीज 15,000 का सिर्फ जाएगा किसमें, ईपीएस में। बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट किसमें चला जाएगा, ईपीएफ में चला जाएगा। किसी भी तरीके से पेंशन फंड में इससे ज्यादा अमाउंट नहीं जाता है। फिर ये भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि अगर 15,000 से ज्यादा अगर सैलरी होती है तो पेंशन स्कीम में जाएगा नहीं पैसा, सारा का सारा ईपीएफ में जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कैन कंट्रीब्यूट ऑन हायर वेजेस। ठीक है। इन सच अ केस एम्प्लॉयर हैज टू पे एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। क्लियर। नेक्स्ट है, आप लोगों को पता है अगर हायर वेजेस पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बस एम्प्लॉयर को थोड़ा खर्चा उसका बढ़ेगा। कैसे खर्चा बढ़ेगा, उसे हायर वेजेस पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस देने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय who is not an existing EPF member join after 1 सितंबर 2014। अगर किसी ने भी अगर ज्वाइन कब किया है, 1 सितंबर 2014 या उसके बाद, ऑन एंड आफ्टर, है ना। 15,000 से अगर अधिक वेजेस होगा तो उस केस में पूरा का पूरा 12% किस में जाना, वही बात कह रहा है। पूरा पीएफ में जाएगा, किस में नहीं जाएगा, पेंशन स्कीम में नहीं जाएगा। लेकिन जिसकी ज्वाइनिंग इस डेट से पहले की है उसका तो पेंशन स्कीम में जाएगा पैसा। बात समझे कि नहीं समझे, तो ये बात जरा ध्यान रखिएगा सब लोग। नेक्स्ट, ये सैंपल भी हो गया था, हम लोगों ने कल स्टडी कर लिया था प्रीवियस क्लास में। पीएफ कब जमा होता है सबको पता, अगले महीने की 15th को। तो हम लोग को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि हम लोग कंपनी है, हम एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, उनका पीएफ काट रहे हैं और उस पीएफ को जो हम काट रहे हैं उसको हमें जमा करना है अगले महीने की 15th को। तो ये सिंपल फंडा है। नेक्स्ट, ईपीएस भी हम लोगों ने पढ़ लिया, सॉरी ईएसआई भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसका रिडक्शन कितना होता है, 3.25% ऑफ वेजेस का किसको देना होता है, एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉय को कम देना है 0.75%, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन जा रहा है 4%। क्लियर। और इस ईएसआई में आपको कब तक बेनिफिट मिलेगा, जब तक आपकी सैलरी 21,000 रुपए तक है तभी तक आपका कंट्रीब्यूशन कटेगा भी। जैसे ही आपकी सैलरी 21,000 से ऊपर जाएगी आपका कंट्रीब्यूशन कटना बंद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ईएसआई बेनिफिट्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी स्टडी कर लिया था, पीटेक्स के बारे में स्टडी कर लिए थे हम लोग। पीटेक्स भी कटता है लेकिन ध्यान रहे हर स्टेट में नहीं, स्टेट वाइज है। जैसा कि हम लोग को पता है यूपी दिल्ली इन सब जगहों पे पीटेक्स नहीं कटता। लेकिन सपोज करो आप जा रहे हो, आप मुंबई जॉब करने जा रहे हो या किसी और स्टेट में जाओ, वहां पे हो सकता है पीटेक्स लगे। और पीटेक्स एकदम स्लैब वाइज लगता है। क्या लगता है, स्लैब वाइज। ठीक है। तो ये किसको देना होता है सर, स्टेट गवर्नमेंट। पीटेक्स कौन चार्ज करता है, स्टेट गवर्नमेंट। किसको पे करना होता है, स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल का भी मतलब कुछ सैंपल एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। बाकी इन सारे स्टेट्स जो यहाँ पे लिस्ट दिए है यहाँ पे पीटेक्स नहीं लगता। तो वहां पे पीटेक्स को लेकर के आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। टीडीएस की बात करते हैं तो टीडीएस हम लोग ने पढ़ लिया था। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख से ऊपर होती है साल भर में तो वो टीडीएस वो जायज टैक्स के दायरे में आता है और उसको टैक्स देना पड़ेगा। ऑलरेडी अभी आप लोग इनकम टैक्स पढ़ के आ रहे हो। आप पहले अपनी सैलरी इनकम देख लेना कितनी है, उसमें लेस कर देना। अगर तुम्हें 80C से 80U का कोई डिडक्शन मिलता है, कौन सा डिडक्शन, 80C से 80U का, है ना। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो 80C से 80U का डिडक्शन यहाँ पे है, दिया है, होता है ना। आप लोग इनकम टैक्स में पढ़े थे 80C से 80U का डिडक्शन। फिर लेस अब जो आता है वो नेट टैक्सेबल इनकम आती है। फिर उसके बाद क्या होता है, टैक्स पेबल अमाउंट, कितना अमाउंट आ रहा है उस पर सेस जोड़ लीजिए 4%, कितना परसेंट। फिर ये आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आती है। अब इसमें करना क्या होता है,
अब वो जो टैक्स लायबिलिटी आपकी आ रही है उसी टैक्स लायबिलिटी पे आपका क्या होगा, उसको डिवाइड कर देंगे 12 से और आपका टीडीएस कटेगा। सवाल उठता है सर टीडीएस को 12 महीने काटना है, लास्ट 3 मंथ्स में काटना है, ये टोटल डिपेंड होता है किसके ऊपर? ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? Suppose करो तुम्हारा टैक्स आ रहा है, सपोज करो 6,000 रुपए, तो कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि लास्ट 3 मंथ्स में ऐसे हर महीना लास्ट 3 मंथ्स मतलब जनवरी फरवरी मार्च में 2,000 रुपए काट ले, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जब तुम्हारा टैक्स थोड़ा ज्यादा आता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज 36,000 है, तो अब अगर लास्ट 3 मंथ्स में काटेंगे तो 12,000 हैवी हो जाएगा। तो वैसा वो क्या करती है, 12 से डिवाइड कर लेती है। हर महीना कितना काटती है? तुम्हारी सैलरी से 3-3 हज़ार रुपए, तो तुम्हें भी उतना ज्यादा पता नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं हर महीना काटेगी कि लास्ट 3 मंथ्स में काटेगी कि सीधे लास्ट मंथ मार्च में आपके कि लास्ट में मार्च में सीधे काट ले, ये डिपेंड करता है कहीं ना कहीं टीडीएस के अमाउंट के ऊपर, प्लस कंपनी का क्या रूल है, कंपनी का क्या रूल है। और दूसरा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आप कहते हो सर ऐसा करना ना, सीधे मार्च में काट लेना, ठीक है, जैसा आप तुम कह रहे हो, या लास्ट 3 मंथ्स में काट देना, हर महीने काट लीजिए। तो एज पर योर इंस्ट्रक्शन, या फिर कह लो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का आपस का जो अंडरस्टैंडिंग होता है उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो ये एंट्री भी हम लोगों ने कल समझ ही लिया था, इसमें कोई दिक्कत तो था नहीं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ द मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज, यहाँ पे क्या दे रखा है 50,000 पर मंथ, एंड द टोटल टीडीएस इज ₹500, यू कैन डिडक्ट, सपोज करो टोटल टैक्स में 500 आ रहा है, यू कैन डिडक्ट द एंटायर अमाउंट टीडीएस इन द मंथ ऑफ मार्च। अगर 500 देना तो ठीक है यार, मार्च में काट लेना, 50,000 सैलरी 500 कटेगा, पता भी नहीं चलेगा। हाउएवर इफ द मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज 40,000 पर मंथ, है ना, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ टीडीएस इज 2,000, इट कैन बी डिडक्टेड एट 3 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट भी कटवा सकते हो, 500, 1,000 रुपए, ये डिपेंड करता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, या फिर 4 इंस्टॉलमेंट में भी कटवा सकते हो लास्ट, है ना, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में कट जाएगा। कहने का मतलब है टीडीएस जो डिडक्ट होता है वो नॉर्मली किसके ऊपर डिपेंड होता है? पहला नंबर कंपनी की क्या पॉलिसी है, हम टीडीएस आपका कब डिडक्ट करेंगे और कब डिपॉजिट करेंगे, ये हमारी पॉलिसी है। दूसरा नंबर एम्प्लॉय का भी इसमें हम राय लेते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? सीधी सीधी बात। अगला, ड्यूटीज ऑफ एन अकाउंटेंट। अगर आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट हो तो आपकी क्या ड्यूटी होगी? आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट हो, आपकी जिम्मेदारी है सबकी सैलरी में से टीडीएस टीडीएस काटना। तो अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सबसे पहला, एट द बिगनिंग ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, अप्रैल स्टार्ट होता है, तो अप्रैल मंथ में तुम क्या करोगे? सबको एक ये फॉर्म दे दोगे। कौन सा फॉर्म? स्टाफ डिक्लेरेशन फॉर्म, है ना, टू ऑल द एम्प्लॉयज रिक्वायरिंग देम टू स्टेट देयर प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। आपको कितना सैलरी दे रहा है वो तो मुझे पता है, आपकी कितनी सैलरी जा रही है वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये जानना है आपने कहीं 80C प्रीमियम इंश्योरेंस किया है कि नहीं किया है, कहीं इन्वेस्टमेंट एफडी की हो 5 साल का कि नहीं की हो, ताकि तुम्हारा डिडक्शन हम सही से कैलकुलेट करें, ताकि तुम्हारा टैक्स सही से कैलकुलेट कर सके। अब मान लो तुम्हारी 7 लाख इनकम है, हमने सीधे टैक्स काट दिया तो गलत हो जाएगा ना। अब चलो 1.5 लाख का तुम्हें डिडक्शन मिल रहा है, तो 1.5 लाख का डिडक्शन हटाएंगे और जो अमाउंट बचेगा उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना। अब 7 लाख में से 1.5 लाख का डिडक्शन हट गया तो कितना बचा? 5.5 लाख। तो तुम्हें टैक्स कितने पे देना होगा? 5.5 लाख पे। तो हम स्टाफ डिक्लेरेशन फॉर्म क्यों देते हो? ताकि आप उसमें मेंशन कर सको कि आपने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, जहां से आपको डिडक्शन मिल सकता है। और आपकी सैलरी इनकम तो मुझे पता है, लेकिन पता चला तुम हाउस प्रॉपर्टी से भी कुछ कमा रहे हो, ब्याज से भी कुछ कमा रहे हो, तो वो मुझे नहीं पता, वो तुम स्टाफ डिक्लेरेशन फॉर्म में भर देना ताकि तुम्हारा सही टैक्स डिडक्ट हो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर। बाकी नहीं देते हो, इट्स ओके, सैलरी पे तो हम टीडीएस काटेंगे। इफ एन एम्प्लॉय इज क्लेमिंग दैट ही हैज पेड रेंट ड्यूरिंग द ईयर अवेलमेंट ऑफ एग्जेम्पशन, सबको पता है एचआरए का एग्जेम्पशन मिलता है, आप रेंट देते हो तो उसको इंश्योर करना होगा कि अगर रेंट कितने से ज्यादा देते हो, 1 लाख से ज्यादा पेड है, तो ऐसे में हमें क्या करना होगा? पैन कार्ड लेना पड़ेगा। किसका? लैंडलॉर्ड का। लैंडलॉर्ड का क्या लेना होगा? पैन कार्ड, कि तुम जो उसको किराया देते हो उसका भी पैन कार्ड भी, पैन नंबर भी आपको चाहिए। और अगर एचआरए कितने से, हाउएवर इफ एचआरए इज 3,000 पर मंथ और लेस, अगर 3,000 से आपको कम कंपनी से एचआरए मिल रहा है तो रेंट रिसीट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वरना रेंट रिसीट चाहिए आपको। जब आप रेंट देते हो मकान मालिक को तो रिसिप्ट देगा ना आपको, वो रिसिप्ट भी चाहिए सर। और अगर रेंट 1 लाख से ज्यादा जा रहा है तो मकान मालिक का पैन नंबर भी चाहिए। समझ गए? डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टीडीएस बाई 7th ऑफ द,
आप अकाउंटेंट, आपको पता है कि हर महीने का टीडीएस हम क्या करेंगे, अगले महीने की 7 तारीख को जमा करेंगे, आपको पता होना चाहिए। इंश्योर टू कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर कैलकुलेटिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अगर आपको मैं 80C का कोई भी डिडक्शन दे रहा हूं, आपने कह दिया इंश्योरेंस, हमने भी लिख दिया इंश्योरेंस में 1.5 लाख का डिडक्शन, गलत हो जाएगा। आप कहते हो सर इंश्योरेंस हम किए, तो उसका एक बार क्या प्रूफ मांग लो एटलीस्ट, कि सच में तुम इंश्योरेंस का प्रीमियम इंश्योरेंस कराए भी हो कि बस फर्जी बोल रहे हो। नहीं समझे? हालांकि आप बस बोल दो हम तो लिख देंगे, हो जाएगा, लेकिन प्रूफ लेना जरूरी है। कल को पता चले आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है और बस बोलने पे बस फार्म में भर दिए, आपसे हमने प्रूफ लिया ही नहीं, बाद में इनकम टैक्स हमको पकड़ेगी, यार तुम क्यों उल्टा पुल्टा भर दिए थे। बात समझे कि नहीं समझे? तो अगर आप बोल रहे हो कि हाँ सर मेरा LIC है 50,000 रुपये, उसमें दिखा दीजिए, या हेल्थ इंश्योरेंस है 20,000, उसमें दिखा दीजिए, तो तुमसे हम प्रूफ भी मांग लें कि तुमने सच में किया है कि नहीं। ठीक है, ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन टैक्स का सही हो सके। फाइल क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न। आपको पता है सैलरी के केस में 24Q रिटर्न जाता है, और अदर दिन सैलरी होता है तो 26Q जाता है। ठीक, बाकी ये क्वार्टरली डेट है। आपको पता है टीडीएस का रिटर्न हमको टाइम से सबमिट करना है, क्वार्टर खत्म होने के बाद क्वार्टरली फाइल होता है, और क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले महीने की 31 तारीख को। अप्रैल मई जून का 31 जुलाई, है ना, जुलाई अगस्त सितंबर का 31 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, और जनवरी फरवरी मार्च का 31 अप्रैल नहीं, 31 अप्रैल तो होता ही नहीं, 30 अप्रैल होता है, तो उसका अगला महीना 31 मई का समय दिया गया, यानी मार्च में आपको अधिक समय मिलता है लास्ट वाले क्वार्टर में। इशू टीडीएस सर्टिफिकेट। अब देखो सबका सैलरी में से तुमने टीडीएस काटा है, अब हर महीना तो टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, लेकिन हाँ साल के अंत में मार्च के बाद, लेकिन 31 मई के पहले सारे एम्प्लॉयज को हमें क्या दे देना है, फॉर्म 16। ये टीडीएस का सर्टिफिकेट होता है कि आपके पूरे साल भर की सैलरी से इतना हमने टीडीएस काटा और गवर्नमेंट को जमा कर दिया। नहीं समझे? आपकी सैलरी में से टीडीएस कटा है, एम्प्लॉयज की सैलरी, तो एम्प्लॉय मांगेगा ना, सर मेरे को सर्टिफिकेट तो दे दो कि टीडीएस सर्टिफिकेट, मेरा इतना टीडीएस कट गया है, इतना टीडीएस ऑलरेडी मेरा जमा हो गया है, ताकि गवर्नमेंट जब मांगे हमसे टैक्स तो हम उसको ये दिखा सके सर मेरा तो ऑलरेडी टैक्स जमा है। तो वो प्रूफ क्या होता है, फॉर्म 16। इट इज अ टीडीएस सर्टिफिकेट। जो कौन प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। किसको, एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉयर की तरफ से कौन प्रोवाइड करेगा, आप अकाउंटेंट। तो आपको इस साइट पे जा करके, ट्रेसेस की वेबसाइट होती है जहां पर आप जा करके ये फॉर्म 16 एम्प्लॉयज का डाउनलोड करके देते हो। ठीक है, अगला क्या है, प्रिपेयर द पे स्लिप फॉर ईच ऑफ द एवरी एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय का पे स्लिप जनरेट करना। पे स्लिप तो आप लोग जान रहे हो, पे स्लिप जहां पे एम्प्लॉय का सारा डिटेल होता है, सैलरी का कितना आपका बेसिक बना, टीए बना, डीए बना, है ना, वो सारा हिसाब कहाँ लिखा होता है। जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो वहां पे आपको सैलरी जब मिलेगी, सैलरी के साथ साथ पे स्लिप भी आएगा, बाई मेल हो सकता है या हार्ड कॉपी हो सकता है। बात समझे? लेकिन किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो हो सकता है पे स्लिप ना मिले। समझ रहे हो? तो ये सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये सैलरी की एंट्री भी हम लोगों ने कल समझ ली थी। सैलरी ड्यू की एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, टू प्रोफेशनल टैक्स, टीडीएस अंडर सेक्शन 192A, और फिर क्या है, द रिमेनिंग अमाउंट किस में जाएगा, सैलरी पेबल में। अब क्या होगा, सैलरी पेबल, पहले सैलरी देते हैं हम लोग, सैलरी देंगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सही है कि नहीं सही है? अब इसमें अगर लेजर बनाओगे सैलरी का, तो अंडर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो आपको पता ही है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ का अंडर एम्प्लॉय करंट लाइबिलिटी, बिल्कुल सही। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स, करंट लाइबिलिटी, है ना। टीडीएस, करंट लाइबिलिटी या ड्यूटीज एंड टैक्सेस, वॉट जो भी डालो। नेक्स्ट, सैलरी पेबल, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। सर सैलरी खर्चा होता है, सैलरी पेबल क्या हो गया, करंट लाइबिलिटी। समझ रहे हो, देना है। जब दोगे तो एंट्री क्या होगी, सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा गया, लाइबिलिटी खत्म। फिर हमें क्या देना है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, अपने जेब से भी दोगे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर जो अपने जेब से जोड़ेगा ना, इसका अंडर क्या होगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ का अंडर क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि अपने जेब से देना है, टू बैंक अकाउंट। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई तो वो तो ठीक है, लाइबिलिटी थी। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टू बैंक अकाउंट। फिर प्रोफेशनल टैक्स देंगे तो प्रोफेशनल टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और टीडीएस जमा करेंगे, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपको पता है टीडीएस कब तक जमा करना होता है, अगले महीने की
7 तारीख को। पी टैक्स तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग डेट है, वो देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, पीएफ और ईएसआई कब जमा होती है? अगले महीने की 15 तारीख तक। समझ गए? तो मेरे ख्याल से ये ड्यू की एंट्री सबको समझ में आ गई। अब इस पे एक एग्जाम्पल लगाएंगे। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल पहले स्टडी करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है। फॉलोइंग आर द सैलरी डिटेल ऑफ पैरामाउंट लिमिटेड कोलकाता फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2019, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनीज। अब यहाँ पे देखो दे रखा है एम्प्लॉय का नाम आकाश गणपत, अनिल शाह, सुनील मुखर्जी, विकास बाग, अमोल पांडे, दीपक सिंह। और अर्निंग दे रखा है बेसिक, डी एच आर ए, ग्रॉस सैलरी। आई थिंक ये सब तुम लोगों ने पे स्लिप बनाया था स्टार्टिंग में, क्यों एक्सेल के ऊपर ये सब सीखा था। तो बेसिक कितना बन रहा है, डीए कितना बन रहा है, एच आर ए कितना बन रहा है, और ग्रॉस सैलरी आपकी इतनी बन रही है। सही है। इसमें डिडक्शन हो गया, आपका पीएफ कट गया। पीएफ कितना कटता है सबको पता है, 12%। कितना परसेंट? ईएसआई कट गया, सबको पता है कितना, 0.75%। ठीक है। फिर पीटेक्स कट गया, जिसका भी जो स्लैब रेट होगा उसी हिसाब से कटा होगा। किसी का पीटेक्स नहीं भी कटा है। टीडीएस सबका नहीं कटा, एक ही बंदे कटा है, दीपक सिंह, 69 रुपीज। ठीक है। अब नेट सैलरी कैसे आया है? सबको पता है ग्रॉस सैलरी में से ये सब क्या हो गया है, माइनस। तो ये सैलरी आ गया। समझ गए? कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ग्रॉस सैलरी टोटल कितनी? 81,600 टोटल सभी बंदों का। टोटल पीएफ कितना कटा है? 5,880। टोटल ये सही कितना कटा है? 446। पीटेक्स 590। टीडीएस 69। फाइनली इन हैंड सैलरी कितना, हम उनको दे कितना रहे हाथ में? 74,615 रुपीज। सही है। ये पहले तो टेबल सबको समझ में आना चाहिए। टेबल सबको समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत? नोट, सैलरी बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। सैलरी कब ड्यू होती है, डेट का बड़ा ख्याल रखना है। तो हमारे इन सॉरी जो पैरामाउंट कंपनी है इसमें रूल है कि सैलरी कब ड्यू करेंगे। हाँ, लास्ट डे ऑफ द मंथ। और पेड कब करेंगे? फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। अगले महीने की 1 तारीख को हम पेमेंट करते हैं। समझ रहे हैं? अगस्त होगा तो 30 अगस्त को हम लोग क्या करें, 31 अगस्त को हम क्या कर रहे होंगे, ड्यू। और 1 सितंबर को हम क्या करेंगे, पेमेंट। फिर कहता है क्या, द कंपनी हैज मेड द स्टैट्यूटरी पेमेंट। टीडीएस का पेमेंट 5 तारीख को किया गया। सही है कि नहीं है? ये किस महीने का? नवंबर मंथ का है ना। तो नवंबर मंथ का पेमेंट पहला नंबर, नवंबर का ड्यू कब करोगे सैलरी? 30 नवंबर को। 30 नवंबर को ड्यू करोगे। फिर सैलरी दोगे कब? वो तो पता ही, कंपनी का रूल है फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी 1 दिसंबर को। टीडीएस का पेमेंट कह रहा है 5 तारीख को कर दो। कर दोगे? 7 तारीख तक लास्ट डेट होता है, उसके पहले किया इन्होंने। प्रोविडेंट फंड ईएसआई का पेमेंट ये कह रहे हैं 10-10 तारीख को कर दो। सही है, टाइम से कर रहे हैं, 15 तारीख के अंदर। पीटेक्स का पेमेंट ये कब कर रहे हैं? 12 तारीख को। सही है, सबका डेट क्लियर है। अब आपको करना है जनरल एंट्री। ना हाउ वी आर गोइंग टू डू द जनरल एंट्री, वी नीड टू स्टार्ट ऑन एक्सेल। आई थिंक शुरुआत से आप लोग को जनरल एंट्री का फॉर्मेट बताया है, एक बार फिर से यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है ना। सबसे पहला कौन सा कॉलम लेते हैं, डेट। फिर 4 कॉलम, कितना कॉलम, एक नहीं बल्कि 4 कॉलम आपको चाहिए, किसके लिए, पर्टिकुलर के लिए। फिर किसका कॉलम होगा, फिर अमाउंट क्या है ये, फिर क्या है अमाउंट। अब ये फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लीजिए, मान लो इतना ही बड़ा बना रहे। अभी बाद में जरूरत होगी तो और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। थिक आउटसाइड बॉर्डर का यूज करिए। बन गया। अब टैली सॉरी एक्सेल है। एक्सेल में एक पॉइंट मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूँ, एक्सेल के अंदर एक कसम खा लो। कौन सी कसम खा लो? कि जो चीज़ हमने एक बार टाइप कर दी हम दोबारा टाइप नहीं करेंगे। समझ गए? अब चलिए। हम्म, थोड़ा सेंटर में कर ले ताकि आराम से देख सके आप लोग। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे
सबसे पहला डेट क्या होना चाहिए? 30 नवंबर, 30 सितंबर 2024। 24 है कि क्या है? 19 है, सॉरी, 2019 है, नवंबर है, सॉरी, तो 11 हो गया ना। 30/11/2019। अब सैलरी ड्यू करनी है, तो सैलरी ड्यू की एंट्री क्या होगी? सैलरी। अब देखो 4 कॉलम मैंने किस लिए बताया, एकदम क्लियरली बता रहा हूं। डेबिट वाले साइड के लिए पहला कॉलम और लास्ट कॉलम यूज होगा, और बीच के दोनों कॉलम यूज होंगे क्रेडिट वाले के लिए। तो देखो यहाँ पे लिखने हैं हम लोग सैलरी अकाउंट पूरा लिखो, और डेबिट यहां लिखना है आप लोगों को, सैलरी अकाउंट डेबिट। और इसको भी पूरा सेलेक्ट करके राइट अलाइनमेंट कर लो। समझ गए? सैलरी का बीच वाले में यहाँ पे क्या लिखोगे? सबसे पहले टू, इसमें बस टू लिखना है। बस क्या लिखना है? टू। हाँ वो जानबूझ के लगाओ। अच्छा ठीक है, हटा दे रहा हूँ। क्लियर? टू। अब क्या होगा इसमें? क्या क्या कटेगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। मैं यहाँ पे एट द रेट भी लिख रहा हूँ, आप लोग भी जरूर लिखना है, @ 12%, @12% अकाउंट। अब इसको थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइज को बड़ा कर देते हैं। टिक। सही है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ टू। देखो मैंने टू कैसे लिखा, मैंने क्या बोला, कोई भी चीज एक बार टाइप कर दी उसे हम दोबारा टाइप नहीं करेंगे। कोई भी चीज अगर एक बार हमने टाइप कर दी तो उसे दोबारा टाइप नहीं करेंगे। सो यहाँ पे देखो सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू। इस बार क्या होगा? ईएसआई। कितना परसेंट? ध्यान रहे यहाँ पे हम लोग करते हैं 0.75%। क्लियर है? कितना कटता है? 0.75%। फिर क्या होगा? आपको पता है क्या कटना है? प्रोफेशनल टैक्स का पैसा कटेगा। फिर क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। ठीक है ना? मतलब इन सब के आगे आप अकाउंट लगा लीजिएगा भाई। सही है ना? देन टू क्या होगा? टू सैलरी पेबल अकाउंट। क्लियर? अब चलते देखिए सैलरी है कितना, तो ग्रॉस सैलरी चेक करिए। ग्रॉस सैलरी यहाँ पे टोटल कितनी है? 81,600। सही है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, पीएफ कितना है? 5,880। ये उनका क्या कट गया? पीएफ कट गया। ईएसआई कितना कट गया? 446। पीटेक्स कितना कट गया? 590। फिर टीडीएस कितना कट गया? 69। 69 है ना? क्या हो गया, कुछ गलत हो गया क्या? पीटेक्स 590 है। ये क्या, देखो पीटेक्स कितना है? 590 ही तो है। सही है। अब जो बचा वो सैलरी पेबल, तो यहाँ फॉर्मूला सेट कर लो ताकि तुम्हारा भी कैलकुलेशन एक बार चेक हो जाए सही है कि नहीं है। तो इसमें से माइनस हो गया ये सब। सही है। 615 सही है, मैच कर रहा है, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग मंथ ऑफ। ठीक है ना? तो हमने सैलरी ड्यू कर दी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। समझ में आए? पहली एंट्री समझ में आएगी नहीं आई? एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सारे टीडीएस कट जो भी कटने हैं काटो, और टू सैलरी पेबल में ट्रांसफर करो पैसा। अब आपको पता है सबसे पहला डेट आएगा 1 दिसंबर का। क्वेश्चन में नहीं दिया, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये लाइन बोल दिया था। पेमेंट कब होता है? अगले महीने की पहली तारीख को। तो अगले महीने की पहली तारीख 1 दिसंबर होता है। अब देखो सैलरी पेमेंट कैसा है, इक्वल टू दबाओ और ये सैलरी पेबल उठा लो। सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट, और कितना देना ये भी अमाउंट यहीं से उठाओ। टू बैंक टाइप करना पड़ेगा,
हाउ मच अमाउंट, द सेम अमाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग सैलरी दैट्स इट। कोई दिक्कत किसी को? और स्पीड आपकी तभी मेंटेन होगी जब आप क्या यूज करेंगे, रेफरेंस। बैठ के टाइप करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। ये तो सैलरी पेबल हो गया सर। अगला क्या है, डेट से फॉलो करना है। डेट अभी क्या है, अगला क्या है, 5 तारीख आना चाहिए। पहले टीडीएस का पेमेंट करने के लिए कह रहा है, तो चलिए 5th को। सर ऐसा नहीं हो सकता पहले पीएफ कर दे फिर टीडीएस, कैसे कर सकते हो? आपको पता है जनरल एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, सही ना, असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें टीडीएस देना है। तो यहाँ देखो टीडीएस का अमाउंट यहीं से उठा लो, टीडीएस अकाउंट डेबिट हाउ मच अमाउंट, 869 रुपीज। टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग टीडीएस। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब कह रहा है 10 तारीख को। अब जो मेन प्रॉब्लम, जो पंगा फंसेगा, जो मेन जो आपको दिमाग अपना लगाना है, वो पीएफ और ईएसआई को ही जमा करते समय लगाना है। तो चलते हैं 10 तारीख को हम लोग पेमेंट करने। सो 10 दिसंबर 2019 हम लोग को पेमेंट करना है पीएफ का। तो ये देखो एम्प्लॉयज का पीएफ हम लोग काट ही रखे हैं। एम्प्लॉयज पीएफ आ गया कि नहीं आ गया? तो एम्प्लॉयज पीएफ अकाउंट डेबिट होगा, कितने अमाउंट से, अमाउंट भी उठा लो, सही है ना, 5880 रुपीज। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बस सही कर लेना है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एट द रेट 13%, अकाउंट डेबिट। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये जो 5880 है, ये 12% के बराबर है ना। इसको डिवाइड कर दो 12 से। जैसे 12 से डिवाइड करेंगे 1% आ जाएगा, आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर देना किससे, 13 से, तो 13% आ जाएगा, आ गया। तो ये किसका है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन निकल गया। टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट 12,250 रुपीज, बीइंग पीएफ कंट्रीब्यूशन डिपॉजिटेड। क्लियर हो गया सब लोग को? अब क्या करना है, सेम डेट में, ठीक है ना, सेम डेट में हमें क्या करना है, हमें ईएसआई का भी पेमेंट करना है। तो ईएसआई का पेमेंट देखिए ऊपर से आ जाएगा, यहाँ पे ईएसआई का पेमेंट अमाउंट कितना है, 446। अब एम्प्लॉयर कितना देगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई 3.25, डेबिट भी उठाना है। कितना होगा बताओ, इसको डिवाइड करोगे 0.75 से, सही है, मल्टीप्लाई कर दोगे 3.25 से, आ गया। परसेंटेज और परसेंटेज वहां मत लगाने लगना, परसेंट मैंने नहीं ना लगाया, उसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। पूरा राउंड करना चाहते हो पूरा राउंड कर सकते हो, ऐसे रखना है तो ऐसे रख दो, कोई इशू नहीं है। देन फिर क्या होएगा, टू बैंक अकाउंट हाउ मच। तो ये आपका क्या पैसा चला गया, ये आपका ईएसआई का पैसा चला गया। नरेशन बीइंग ईएसआई कंट्रीब्यूशन पेड। क्लियर? अब लास्ट अभी एक और पेमेंट रह गया, बता सकते हैं क्या? प्रोफेशनल टैक्स। तो चलिए बस प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट करते हैं और कहानी खत्म। तो प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट हुआ है 12 तारीख को। तो यहाँ ले आएंगे पी टैक्स,
प्रोफेशनल टैक्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितना अमाउंट है 590। अब इसमें हमें अपनी जेब से तो कुछ देना नहीं ना है, तो टू बैंक अकाउंट सीधा सीधा। तो ये होती है सैलरी ड्यू की एंट्री, और उसका पेमेंट अगर जब करते हो तो क्या एंट्री हो, बीइंग पी टैक्स पेड, दैट्स इट, कंप्लीट। तो ये आपका कंप्लीट जनरल एंट्री है। इस जनरल एंट्री को करने के लिए आपको जाहिर सी बात है थोड़ा सा पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, और जैसे कि फास्ट करने के लिए बस एक ही तरीका है, यू नीड टू यूज द रेफरेंसेस, है ना, रेफरेंस यूज करिए। अगर कोई कैलकुलेशन भी गलत हो जाती है बाद में, अगर एक जगह कैलकुलेशन तुम ठीक करोगे अपने आप, बाकी जहां जहां लिंक होगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा, हर जगह आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब लोग कर लेंगे, सब लोग सैलरी स्ट्रक्चर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये सैलरी का डिडक्शन, सॉरी सैलरी का जो ड्यू की एंट्री है वो आप लोग को आनी चाहिए। ऑलरेडी देखो इसमें सॉल्व किया हुआ था कैसे एंट्री करनी है, ये असाइनमेंट है आप लोग के लिए, ठीक है ना। इसमें तो उस क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन उसमें दिया ही था, और ये असाइनमेंट है आप लोग के लिए, जिसमें यहाँ पे दे रखा है एम्प्लॉय नेम, अर्निंग्स दे रखा है बेसिक DAHR, ग्रॉस सैलरी टोटल 1,08,300 रुपये, 1,08,300। डिडक्शन PF का है 20,260, ESI का 641, पी टैक्स है 720, TDS है 537, नेट पेमेंट है 96,102 रुपीज। सैलरी बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, यानी किस मंथ का, दिसंबर का, तो 31 दिसंबर को ड्यू कर एंट्री करोगे। फर्स्ट डे को पेमेंट हो जाता है अगले महीने की, सो 1 जनवरी को पेमेंट करोगे। फिर 6 जनवरी को आप TDS का पेमेंट करना है, और प्रोविडेंट फंड का पेमेंट कब करना है, 13th को, ESI का 13th को, और प्रोफेशनल टैक्स का 15th को कर लेंगे। ऑलरेडी आप लोग को ये मैंने शेयर कर रखा है फाइल, तो ये फाइल सबको शेयर है, इसको आप करके दिखाइए अभी बैठ के, ठीक है। सो बाकी जो थियरी है, अगला अगला टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगला है ई पेमेंट्स का ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे होती है। तो ई पेमेंट ट्रांजेक्शन वी विल कवर टुमारो, नॉट टुडे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो